नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंकज सुवीर जी की कहानी औरतों की दुनिया। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज फिर देर हो गई। सुमित्रा ने पति के कंधे पर टंगा बैग उतारते हुए धीमे से पूछा। हाँ, आज भी वही सब हुआ। पूरे दिन कचहरी में खड़ा रहा, तब जाकर कहीं नाम की पुकार लगी और फिर कुछ नहीं हुआ। वही अगली तारीख मिल गई। रूपेश ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया। पति की मनः स्थिति तथा थकान को भांपकर सुमित्रा ने आगे कोई प्रश्न नहीं किया। बैग लेकर चुपचाप अंदर चली गई। रूपेश वहीं सोफे पर ही अधलेटा हो गया। सारा शरीर टूट रहा है। कोर्ट और कचहरी में खड़ा आदमी तेजी के साथ थकता है, क्योंकि वह अंदर से थकता है। कोर्ट कचहरी में खड़ा हुआ व्यक्ति ही बता सकता है कि उसकी दिमागी हालत क्या है। अपने चाचा पर जमीन को लेकर केस कर रखा है रूपेश ने। पिता सारी उम्र एक ही शहर में नौकरी करते रहे और रिटायर होने से पहले वहीं अपना मकान बनवा लिया। पति पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। रिटायर होने से पहले बेटे और बेटी दोनों की शादी भी कर दी। रूपेश पास के ही गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर है। रोज अप डाउन करता है अपनी मोटरसाइकिल से। उधर पुरखों के कस्बे में मकान और जमीन सब कुछ छोटे भाई के हवाले था। छोटा भाई समय समय पर अनाज, सब्जियां, पैसे बेचता रहा। पिता ने कभी हिसाब नहीं पूछा। कभी छोटे भाई ने बताने की कोशिश भी की तो हाथ हिलाकर टाल दिया। कस्बे के मकान में उनका जो हिस्सा है वह किसी स्कूल को किराए पर दे रखा है। मकान के तो 2 हिस्से बहुत पहले ही हो गए थे, लेकिन पिता और चाचा के बीच जमीन का बंटवारा विधिवत रूप से उस समय नहीं हो पाया था। पिता ने कभी करने की कोशिश भी नहीं की। उनको लगता था कि जमीन को घर का ही व्यक्ति देख रहा है तो जमीन सुरक्षित है। बंटवारा हो जाने के बाद किसी को पटाई पर देनी पड़ेगी। जिसको देंगे वह विश्वास करने लायक हुआ ना हुआ, कहीं उसी ने कब्जा कर लिया तो। भाई के बेटा नहीं है, 3 ही बेटियां हैं। ये बात भी कहीं पिता के दिमाग में थी शायद। आज बहुत थके लग रहे हो? पिता ने रूपेश को सोफे पर अधलेटा देखा तो पूछा। जी, बहुत गर्मी थी। दिन भर कचहरी के बाहर खड़े रहना पड़ा। रूपेश ने सीधे बैठते हुए उत्तर दिया। तो दिन भर खड़े क्यों रहे? कहीं जाकर बैठ जाते, लेट लेते, पिता ने कहा। कहाँ जाता? रूपेश ने पूछा। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहाँ जाता? इस प्रश्न का जो उत्तर है वह दिया नहीं जा सकता, और इसीलिए भी शायद ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। जब केस किया जा रहा था तो पिता, माँ और सुमित्रा तीनों ही उसके विरोध में थे। मगर रूपेश के दिमाग में तो एक फितूर, एक जिद सी चढ़ गई थी कि चाचा ने जो बेईमानी की है वह गलत है, और अपना हक लेने के लिए जो भी रास्ता लेना पड़े वह लेना चाहिए, फिर भले ही वह रास्ता कोर्ट कचहरी से होकर ही क्यों न जाता हो। समस्या तब पैदा हुई जब पिता और चाचा के बीच जमीन का बंटवारा हो रहा था। पैतृक जमीन करीब 20 बीघा थी, जिसे दोनों भाइयों के बीच 10-10 बीघा बंटना था, जिसे लेकर कहीं कोई विवाद नहीं था। मकान को लेकर तो पहले से ही कोई विवाद नहीं था। दोनों भाइयों ने बहुत पहले ही अपनी आपसी सहमति से मकान के 2 हिस्से करके आपस में बांट लिया था। विवाद तो जमीन को लेकर भी पिता और चाचा के बीच कोई नहीं था, लेकिन रूपेश को जमीन के बंटवारे को लेकर आपत्ति थी। आपत्ति थी उस 10 बीघा जमीन को लेकर जो पैतृक जमीन से लगी हुई थी। यह जमीन चाचा ने 15 साल पहले खरीदी थी। रूपेश का कहना था कि चाचा ने कोई अपने पैसों से थोड़े ही जमीन खरीदी है, वह तो पैतृक जमीन से ही जो कमाई होती है उससे ही खरीदा गया है उसे। पिता इससे असहमत थे। उनका कहना था कि विपिन ने अपनी कमाई से खरीदी है, इसलिए उस जमीन को बंटवारे में नहीं शामिल करना चाहिए। और हुआ भी वैसा ही। 20 बीघा दोनों भाइयों के बीच बंट गई और 10 बीघा भी चाचा को मिल गई। जब जमीन खरीदी गई थी
तो चाचा ने दोनों भाइयों के संयुक्त नाम से खरीदी थी, ताकि एक ही बड़ा खाता हो जाए 30 बीघा का। लेकिन यह एक अनबोली सहमति थी दोनों भाइयों के बीच कि यह जमीन किसकी है। तो कुल मिलाकर यह हुआ कि रूपेश को पिता की ये उदारता बिल्कुल पसंद नहीं आई। बंटवारे के बाद गांव की जमीन जायदाद का पावर पिता ने रूपेश के ही नाम लिख दिया था। उसी पावर का उपयोग करते हुए रूपेश ने चाचा पर केस कर दिया था 10 बीघा जमीन को भी बंटवारे में शामिल करने के लिए। घर में जब ये समाचार पहुंचा तो बहुत बवाल हुआ और आज तक चल रहा है। पिता पुत्र के बीच लगभग अबोले की स्थिति है। माँ भी बस औपचारिकता की बातें बेटे से करती हैं। पत्नी के मन में भी चाचा पर केस करने का कांटा रह रहकर खटकता है। जब बहन को पता चला तो उसने भी फोन करके रूपेश को बहुत समझाया, लेकिन रूपेश के दिमाग पर तो वह 10 बीघा जमीन ऐसी छाई थी कि उसने बहन की भी नहीं सुनी। रिश्तेदारों ने भी बैठकर बात की, समझाया कि वह जो 10 बीघा जमीन है वह तुम्हारे चाचा ने अपने पैसों से बाद में खरीदी है। वह पैतृक जमीन नहीं है। लेकिन ढाक के पत्ते 3 के 3 ही रहे। रूपेश पर कोई असर नहीं होना था तो नहीं हुआ और अब ये केस चल रहा है। परिवार, रिश्तेदारों, परिचितों सबके मन में फांस की तरह चुभता हुआ। जब भी पेशी पड़ती है तो रूपेश को झिकझिक करके स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। एक रात पहले कस्बे के लिए रवाना होता है। रात को पहुंचकर लॉज में रुकता है और सुबह से वकील के घर, कचहरी, फिर शाम को लौटने से पहले एक बार फिर वकील के घर। इतनी पेशियां हो गई हैं, इतना पैसा लग गया है, लेकिन फिर भी केस अभी जस का तस ही है। मुन्ना, ए मुन्ना। माँ की आवाज पर रूपेश की आंख खुली। पता ही नहीं चला कब से सो रहा है। सोफे पर अधलेटा हुआ था और उसी हालत में सो गया। अंदर जाकर सो जा आराम से। अरे, तेरी आंखें तो लाल हो रही हैं, क्या हुआ? रूपेश का उतरा हुआ चेहरा और लाल आंखें देखी तो माँ की चिंता बोली, कुछ नहीं, आज गर्मी बहुत थी, लगता है लू लग गई है। रूपेश ने उत्तर दिया। लू? अरे तो आते ही क्यों नहीं बताया? लू कोई अच्छी चीज है? सुमित्रा, ए सुमित्रा। माँ के अंदर की माँ अचानक पूरी शिद्दत से जाग उठी। किसी को चिंता नहीं है कि हारा थका इंसान आ रहा है, उससे तबीयत का पूछ लें। बस पानी का गिलास पकड़ा दिया, चाय पिला दी, हो गया काम। माँ ने सुमित्रा को अंदर आते देखा तो हल्के स्वर में डांटा। मैंने पूछा तो था, बोले कि बस थकान हो रही है। सुमित्रा ने भी दबे स्वर में उत्तर दिया। अरे तो आगे भी तो पूछना चाहिए कि नहीं? चल अब ठंडे पानी में प्याज और सूखी चने की भाजी मसल ले जरा। हथेली और तलवों पर रगड़ देंगे तो आराम पड़ जाएगा। चल उठ मुन्ना, अंदर चल। दोनों खसम लुगाई एक जैसे हैं, गुम्मे के गुम्मे। माँ ने मीठी झिड़की दी। तीनों अंदर चले गए। अगली पेशी पर जाने के लिए जब रूपेश सामान बांध रहा था तो माँ ने आकर पूछा, मुन्ना तू वहाँ कहाँ रुकता है? कहाँ रुकूंगा, लॉज में रुकता हूँ और कहाँ। अपने वाले हिस्से में तो पूरा स्कूल है, एक भी कमरा तो खाली नहीं है कि मौके बेमौके वहाँ जाकर रुक जाओ। रूपेश ने कुछ रुखाई से उत्तर दिया और उसी प्रकार सिर झुकाए बैग में सामान जमाता रहा। रूपेश के खाने का डिब्बा लेकर आई सुमित्रा ने माँ की आंखों में देखा। सुमित्रा ने आंखों ही आंखों में पता नहीं क्या पूछा कि माँ ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। हाँ, ये तो है, अपना वाला हिस्सा तो पूरा स्कूल के पास है। माँ ने सुमित्रा के हाथ से डब्बा अपने हाथ में ले लिया। रूपेश ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह उसी प्रकार सामान जमाता रहा। तू ऐसा क्यों नहीं करता? माँ ने आवाज को भरसक संयत रखते हुए मानो भूमिका बांधी। रूपेश ने सिर उठाकर माँ की आंखों में झांका। तू चाचा के वहां क्यों नहीं रुकता है? माँ ने उसी प्रकार संयत रहते हुए कहा। वहां वहां जाकर रुकूंगा मैं? रूपेश ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा। तो उसमें क्या है? तेरा झगड़ा तो चाचा के साथ है, चाची के साथ थोड़े ही है, बच्चों के साथ थोड़े ही है।
माँ ने अपने आप को बहुत स्थिर रखा हुआ है। रूपेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुंह से कुछ भुन भुन निकलती रही। कोर्ट कचहरी तो सबके बीच होती है, उसमें क्या रिश्ते तोड़ देंगे? कोर्ट कचहरी अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह। पहले भी तो जाता था तो वहीं रुकता था। अब एक केस के कारण क्या रिश्ता टूट गया? माँ ने गर्म लोहे को देखकर चोट की। वहां रुकेगा तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी। पिछली बार कैसी लू चिपटी थी, पूरी रात परेशान रहे थे सब। स्कूल का नागा हुआ सो अलग। माँ को पता है कि बातचीत के सारे सूत्र उनके हाथ में आ गए हैं। बुआ जी के यहाँ पिछली बार काकी मिली थी तो पूछ भी रही थी कि मुन्ना भैया आते हैं तो घर नहीं आते। सुमित्रा ने अपने हिस्से का काम किया। चाची और रूपेश की उम्र में 5-6 साल का ही अंतर है। जब चाची ब्याह के आई थी तो रूपेश 10वीं में था। तब से ही चाची उसे मुन्ना भैया कहकर बुलाती हैं। देखता हूँ। रूपेश ने टालने की कोशिश की दोनों को। देखना वेखना कुछ नहीं। होटल में रुककर कच्चा पक्का खाकर बीमार पड़ो और यहाँ रात भर हमसे चाकरी करवाओ। हमसे नहीं होता ये सब। जब अपना घर है तो घर में रुको। चाचा से झगड़ा है तो मत बोलना चाचा से। बाकियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भैया भैया कहते तीनों बहनों का मुंह नहीं सूखता और लाट साहब अपनी अकड़ में हैं। अरे उनका कौन भाई बैठा है? जो हो सो तुम ही तो हो। माँ ने अपने स्वर को कुछ ऊंचा करते हुए प्यार से झिड़का। रूपेश ने कुछ उत्तर नहीं दिया। सुमित्रा कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद लौटी तो उसके हाथ में एक साड़ी थी। इसे भी रख लो सामान में, उसने साड़ी को रूपेश के बैग के पास रखते हुए कहा। अब ये क्या तमाशा है? रूपेश फिर झुंझलाया। बुआ जी के यहाँ मेरी साड़ी पर चाय गिर गई थी तो चाची की साड़ी लेकर पहनी थी। जा ही रहे हो तो ये भी वापस कर देना। कब से रखी है? सुमित्रा ने दबे स्वर में उत्तर दिया। कुछ देर तक तो साड़ी उसी प्रकार रखी रही। फिर अचानक रूपेश ने उसे उठाया और बैग के एक कोने में रख दिया। सास बहू के चेहरे पर राहत वाली मुस्कान तैर गई। रूपेश जब कस्बे के बस स्टैंड पर उतरा तो रात हो चुकी थी। सामने ही लॉज है जहां वह रुकता है, मगर पैर अचानक किसी दूसरे जाने पहचाने रास्ते की ओर बढ़ गए। जब वह घर में घुसा तो चाची सब्जी काटते हुए टीवी देख रही थी तीनों बेटियों के साथ। रूपेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन चारों के चेहरे पर हर्ष मिश्रित विस्मयादिबोधक चिन्ह बन गया। चाची सब्जी की थाली और चाकू पटक कर साड़ी का पल्लू संभालते हुए खड़ी हो गई। रूपेश ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर चाची के पैर छुए। चाची की उंगलियां उसके बालों को सहला गईं। ए बदमाश पार्टी, रूपेश ने बहनों को पुकारा। छोटी वाली दोनों दौड़कर रूपेश से चिपक गईं। बड़ी ने बढ़कर टीवी बंद कर दिया और वह भी पास आकर खड़ी हो गई। रूपेश ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। कुछ देर तक ये इमोशनल सीन ऐसे ही बना रहा। चलो चलो अब भैया के लिए पानी लाओ, चाय बनाओ, इतनी दूर से आया है थका हारा। चाची ने बेटियों को झिड़का। झिड़की खाकर तीनों अंदर चली गईं। रूपेश ने बैग दीवान पर रखा और खुद कुर्सी पर बैठ गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सब कुछ लगभग वैसा ही है। वही पुराना सा टीवी, जर्जर सा दीवान, बेरंग सी दीवारें, जगह जगह से उखड़ रहा फर्श। पूरा घर मानो अपनी कहानी कह रहा हो। हालांकि ये सब तो पहले से ऐसा ही है, मगर दिख आज ही रहा है। ये फर्श कब से उखड़ रहा है? इसे ठीक क्यों नहीं करवाया अभी तक? गड्ढे बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा लगता है क्या ये सब? रूपेश ने पूछा। हाँ, बोल तो रहे हैं ये करवाने का, पर इस बार सोचा था तो इस बार ओले ने सब बर्बाद कर दिया। ऐसी अच्छी जमी थी फसल, मगर सब पर पानी फिर गया। देखो अब अगली फसल पर करवाएं शायद, चाची ने सब्जी काटते हुए उत्तर दिया। रूपेश को आगे बोलने के लिए कोई सिरा नहीं मिला। वह सिर झुकाए सब्जी काटती चाची को गौर से देखने लगा। उम्र समय से पहले अपना असर दिखा रही है चाची पर। 12 साल पहले मेहंदी माहुर से गमकती, बिछिया पायल छनकाती,
जब ये इस घर में आई थी तो कैसी सुंदर लगती थी। उनकी काजल भरी आंखें दिप दिप चमकती थीं। स्कूल से लौटते ही वह सीधा चाची के कमरे में घुस जाता था। चाची को कच्ची इमलियां, कच्ची कैरियां और कबीट खाना बहुत पसंद था। स्कूल से लौटते समय उसकी ड्यूटी होती थी कि वह ये चीजें जहां मिले वहां से तोड़कर बस्ते में छुपाकर चाची के लिए लाए। गर्मी की छुट्टियों में पूरी दोपहर उसकी और चाची की अष्टचंग पै की महफिल सजती थी, ऐसी कि तब खत्म होती जब दोनों को फटकार पड़ जाती। चाची का और उसका साथ 2 साल ही रहा था। स्कूल खत्म होते ही वह आगे की पढ़ाई के लिए पिता के पास चला गया था। चलो भैया का बैग उठाकर अंदर कमरे में रख दो और बिस्तर की चादर बदल देना। चाची की आवाज सुनकर रूपेश वर्तमान में लौटा। तीनों बहनें हाथों में चाय का प्याला, पानी का गिलास और बिस्किट की प्लेट लिए खड़ी थी। अरे रहने दो चाची, मैं तो वहां लॉज में। रूपेश अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि चाची ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। चाची की पनीली आंखों ने वाक्य को आधे में ही खत्म कर दिया। रूपेश ने बहनों को हाथ से इशारा किया बैग अंदर ले जाने का। तीनों बहनें उसका बैग उठाकर अंदर चली गईं। तुमने करेले बनाना कब सीख लिया चाची? रूपेश ने वातावरण को हल्का करने के लिए पूछा। चाची को उसने कभी भी आपका संबोधन नहीं किया। बचपन में बड़ों की खूब डांट पड़ती थी कि आप कहा कर चाची से, लेकिन चाची तो उसके लिए दोस्त थी और दोस्त को भी कहीं आप कहकर बुलाया जाता है। ये प्रश्न पूछने के पीछे भी एक कारण है। चाची को करेले बनाना नहीं आता था। जब भी बनाती थी तो एक सिरे से सबकी डांट पड़ती थी। कभी इतना आमचूर डल जाता था कि कड़वे करेले खट्टे हो जाते थे और कभी पता चलता कि कड़वे के कड़वे ही हैं। उससे बात करते समय चाची झल्ला जाती थी कि जब पता है कि ये इतना कड़वा है तो इसे खाते ही क्यों हैं? कुछ और खा लो, इतनी तो सब्जियां हैं। पर नहीं, सबको करेले ही खाना है और उस पर इस कड़वे करेले की इतनी सब्जियां। कभी सूखा कुरकुरा, कभी गीला, कभी भरवा। जब भी रूपेश को सब्जी लाने का मौका मिलता तो वह कभी भी करेले नहीं लाता। कभी कह देता कि बाजार में करेले ही नहीं आए थे। कभी कह देता कि पुराने और खराब करेले थे बाजार में। आदत आज भी उसकी वही है। कभी सब्जी लेने जाता है तो करेले कभी नहीं खरीदता। आ गया करते करते चाची ने हंसते हुए उत्तर दिया। पता नहीं आया भी है कि नहीं, जब खाओगे तो पता चलेगा। चाची पूरे मनोयोग से करेलों को साफ कर रही थी। चाचा, रूपेश ने पूछा। डॉक्टर के पास गए हैं, आते ही होंगे, खाने के टाइम तक आ जाएंगे, चाची ने उत्तर दिया। क्यों, क्या हो गया उनको? रूपेश के स्वर में चिंता घुल गई। शुगर निकली है कुछ ज़्यादा, डॉक्टर ने दवा बदलने को कहा है। कुछ और भी जांचें करवानी हैं, चाची ने उत्तर दिया। रूपेश के पास एक बार फिर सवाल खत्म हो गए। रात को जब रूपेश खाना खाने बैठ ही रहा था कि चाचा आ गए। रूपेश ने उठकर उनके पैर छुए। चाचा अपनी आदत के मुताबिक बोले, अरे बस बस, खुश रहो, हाथ धोकर आ जाओ आप भी। बहुत देर से आपके लिए इसको भी भूखा बिठा रखा था। देर हो गई तो मैंने कहा अब तू तो खा ले, इतनी दूर से भूखा प्यासा आया है। चाची ने दोनों को चुप चुप खड़े देखा तो बोली। खाना खाते समय भी दोनों चुपचाप खाते रहे। तीसरी रोटी पर जब रूपेश ने मना किया तो चाची बोली, ले लो, अब 2 ही रोटी खाने लगे हो क्या? कैसा सोने सा अंग सुखाकर लोहा कर लिया है। जीजी और बहुरिया दोनों अपने में मस्त हैं। किसी को ख्याल नहीं कि मनक का ध्यान रखें। सारा लोन और लाली सब सुखा दिया। कैसा लाल था मेरा बच्चा, गालों में अनार फूटते थे। चाची ने अधिकार पूर्वक डांटा। जब चाची ने देखा कि दोनों को अब और रोटियां नहीं चाहिए तो वे गैस बंद कर आ गईं और एक कुर्सी खींचकर वहीं पास में बैठ गईं। दोनों सिर झुकाए चुपचाप थाली में रखे भोजन को समाप्त कर रहे थे। कैसे बने हैं करेले? चाची ने ठिठोली की।
अच्छे बने हैं, आ गया है तुमको बनाना। रूपेश ने उसी अंदाज में उत्तर दिया। तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, नहीं तो इनको तो अभी भी पसंद नहीं आते। कहते हैं कि अम्मा के बनाए करेलों का स्वाद ही अलग होता था, चाची ने कहा। चाचा उसी प्रकार चुपचाप खाना खा रहे थे। क्यों मुन्ना भैया, ये केस की क्या जरूरत थी? चाची ने विषय को एकदम परिवर्तित कर दिया। कई बार इंसान लोगों से उतना नहीं डरता है जितना उसे लोगों के प्रश्नों से डर लगता है, विशेषकर वे प्रश्न जिनके उत्तर या तो उनके पास है नहीं, या अगर हैं भी तो वह दे नहीं सकता। ये वही प्रश्न है जो रूपेश को सबसे ज़्यादा डरा रहा था। बस उसके लिए राहत की बात यह थी कि प्रश्न पूछते समय चाची का स्वर मुलायमियत और अपनेपन से भरा हुआ था। उसमें कहीं भी कोई शिकवा या शिकायत या नाराजगी नहीं थी। इनसे पूछो, रूपेश ने मानो शब्दों को बटोर कर उत्तर दिया। इनसे क्यों पूछूं? इनने आज तक कौन से मेरे सवाल का जवाब दिया है? उलाहने के स्वर में कहा चाची ने। रूपेश के पास कोई उत्तर नहीं था। वह थाली के किनारे पर रखे घी और गुड़ को उंगलियों से मिलाने लगा। और चलो केस कर दिया तो कर दिया, मगर ऐसा भी क्या कि घर आना ही छोड़ दिया? लॉज में ठहर रहे हैं, बीमार होकर घर वापस जा रहे हैं। भाई साहब क्या सोचते होंगे कि किरण का दिल भी ऐसा फट गया कि बेटे के लिए भी जगह नहीं बची। चाची धीरे धीरे मानो फटती जा रही थी। रूपेश कुछ नहीं बोला, उसी प्रकार गुड़ और घी से खेलता रहा। तुम दोनों कुछ भी करो, केस करो, पुलिस थाना करो, मगर हमें तो मत थुकवाओ। उधर जिज्जी और भाई साहब से नज़र मिलाने लायक मत छोड़ो, और यहाँ समाज और रिश्तेदारों में भी थू थू करवा दो कि सगी चाची के होते भतीजा आता है और होटल में रुकता है। चाची की आवाज़ धीरे धीरे भर्रा रही थी। इनसे पूछे कोई कि क्या छाती पर धरकर ले जाएंगे ये ज़मीन को? तीनों छोरियां ब्याह के अपने अपने घर चली जाएंगी। उसके बाद किसकी है ये ज़मीन जायदाद? सब इसकी ही तो है। पर नहीं, मेरी सुनता कौन है? शरीर में बीमारियां पालना मंजूर है, पर कोर्ट कचहरी छोड़ना मंजूर नहीं है। इस बार चाची चाचा से मुखातिब थी। तुम आदमी लोग तो लड़ झगड़ लेते हो, फजीता तो हम औरतों का होता है। दुनिया जहान के ताने तो हमें ही सुनने को मिलते हैं, कहीं आने जाने लायक भी नहीं बचते। जिसे देखो बस एक ही बात, एक ही बात। शीला बुआ के यहाँ शादी में हर कोई मुझसे भी वही पूछे और जिज्जी से भी। सारा इल्ज़ाम तो हम औरतों पर ही आएगा ना, कि औरतों के कारण खून ने खून के खिलाफ केस कर रखा है। हमने ही तो भड़काया है ज़मीन को लेकर अपने आदमियों को। किस किस को जवाब देते हम? किसे बताएं हम कि हमारी सुनता कौन है? हम तो नौकरानियां हैं, ब्याह के लाई हुई नौकरानियां। कहते कहते चाची के अंदर का ज्वालामुखी फटकर आंखों के रास्ते पूरे वेग से बह निकला। रूपेश तेजी से उठा और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर चाची की गोद में सिर रखकर बच्चे की तरह कमर में हाथ डालकर चिपक गया। वह धीरे धीरे सिसक रहा था। सिर झुकाए खाना खा रहे चाचा की थाली में भी टप टप करके नमकीन पानी की बूंदें करेलों में गिर रही थीं। करेले धीरे धीरे और खारे होते जा रहे थे। पास के कमरे में बैठी तीनों बेटियां बिना आवाज एक दूसरे से चिपक कर आंसू बहा रही थीं। सारी नमकीन बूंदें एक दूसरे में समाती जा रही थीं और सैलाब में बदलती जा रही थीं। सैलाब जिसमें बहती जा रही थी सारी कचहरियाँ, सारे कोर्ट, सारी मुकदमों की फाइलें, खसरा खतौनी, नामांतरण के सारे दस्तावेज, खेतों की मेड़ें, पटवारियों की कलमें, वकीलों के कोट, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। सारी दुनिया की औरतें हाथों में फावड़े लिए उस खारे पानी के सैलाब को मोड़ती जा रही थीं। हर उस दिशा में जहां कहीं नजर आ रही थी कचहरियां, कोर्ट, थाने, मोड़ रही थी ताकि वह सब कुछ बह जाए ताकि दुनिया हो सके सचमुच औरतों की दुनिया। तो ये थी कहानी
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।